बहुत अहम मैच है, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टेस्ट प्लेइंग नेशन में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अपना 50वां टी20 मैच खेल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगरचे बारिश का थोड़ा सा डर जरूर मौजूद है, मगर मैच का मुकम्मल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ग्रुप में इन दो टीमों की बात हो रही है कि पाकिस्तान तगड़ा है या न्यूजीलैंड। सच बात यह है कि न्यूजीलैंड अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। पिछले एक बरस की हम अगर बात करें तो कहने को 50वां टी20 मैच है, मगर पाकिस्तान ने 24 जीते हुए हैं ओवरऑल अगर बात करें, और 23 न्यूजीलैंड ने जीते, यानी पाकिस्तान को एक मैच की बढ़तरी हासिल है। बट अगर आप अक्टूबर 2022 से 22 से अब मुआवजा करें तो 24 मैच हो चुके हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ 9 जीते। सो पाकिस्तान माजी में थोड़ा सा न्यूजीलैंड को आगे लगा के रखा हुआ, मगर अब रिसेंट पास्ट में देखें 2-3 सालों से तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मैचेस न्यूजीलैंड के साथ खेले, इसलिए 50वां टी20 मैच है। बट सवाल यह है कि आज के मैच में पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा। मैं आपको थोड़ी सी कुछ छोटे छोटे स्टैट बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी समझ में आए कि दोनों टीमों का कंपैरिजन में किसका पड़ रहा थोड़ा सा भारी है। अगर आप टॉप 5-6 बैटर देखें तो 3 बैटर आपको न्यूजीलैंड के मिलेंगे, पाकिस्तान के 2 बैटर मिलेंगे। अगर आप टॉप विकेट टेकर देखें तो पाकिस्तान के 2 विकेट बॉलर हैं, विकेट टेकर की बात कर रहा हूं, उनमें से एक तो इस टीम का हिस्सा नहीं, दूसरा खेलेंगे नहीं। मतलब हारिस रऊफ हाईएस्ट विकेट टेकर हैं दोनों टीमों में, अगर मुआवजा करें वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। दूसरे शहीन है, वो खेलेंगे नहीं। सो ये है। बाकी टीम सऊदी है, वो भी वैसे न्यूजीलैंड का हिस्सा नहीं होते, बट उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको मैदान में जरूर उतारा जाएगा। पहले अगर मैं मतलब प्लेइंग 11 क्या होगी इस पे बात करेंगे, क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का अपना एक प्लान है जो कल माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। उससे मुझे क्या लग रहा है क्या प्लेइंग 11 बन रही है, बट होनी क्या चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। मगर पहले छोटा सा एक ब्रीफ मैं आपको बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या है। वैसे टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 7 मुकाबले में पाकिस्तान ने 5 बार जीता हुआ है। सो पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी है ओवरऑल, बट रिसेंट पास में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेल पेश किया पाकिस्तान के साथ। अभी तक सुपर 8 मरहले में एक ही मैच हुआ है जो कि श्रीलंका के अंदर हुआ था। पाकिस्तान ने 2012 में वो मैच जीता हुआ था। अच्छा, ओवरऑल बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं दोनों टीमों के बीच अगर मुआवजा करें तो 24 इनिंग्स में 880 रन हैं, एवरेज 41 के, स्ट्राइक रेट 131 का है। दोनों टीमों के कंबाइन देखा जाए किसके ज्यादा है टी20 में, तो बाबर आजम एट टॉप है, 880 रन बनते हैं, 1 सेंचुरी 8 50s है। सो बाबर आजम का रिकॉर्ड सब बात करेंगे, फलां का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, फलां का सबसे अच्छा रिकॉर्ड बाबर आजम का है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड और दूसरे नंबर पे जो लिस्ट में आते हैं दोनों टीमों का मिलाकर अगर कहें तो मार्क चैपमैन आते हैं, जिन्होंने 22 मैच खेले, 663 रन है, यानी तकरीबन 2 इनिंग्स का सिर्फ डिफरेंस है, मगर रन्स का ठीक ठाक डिफरेंस है। तो मार्क चैपमैन की एक खूबी है कि स्ट्राइक रेट तगड़ा होता है, इसका भी 100 है वैसे बाय द वे पाकिस्तान के खिलाफ, एवरेज 41 की है, स्ट्राइक रेट 161 का है। सो ये एक एडवांटेज होता है न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान के बाबर आजम इनका 131 का, इनका 161 का है, 100 है, 4 50s हैं। फिर तीसरे नंबर पे स्कोरर है टिम सेफर्ड, जिन्होंने 19 इनिंग्स में 579 रन किए हैं, एवरेज 36 का, स्ट्राइक रेट 153.9 यानी 154 का बनता है। चौथे नंबर पे फिल एलन बनते हैं, 14 इनिंग्स यानी 14 इनिंग्स में 510 रन हैं, एवरेज इनकी 39 की है, और स्ट्राइक रेट पता कितनी फिल एलन का पाकिस्तान के खिलाफ, 190 का, 190, 42 सिक्सेस लगा चुके हैं। असल में इन्होंने जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके खेली थी ना, वहां पाकिस्तानी बॉलर का भरकस निकाला था, शायद 130 ऑड रन की इन्होंने इनिंग भी खेली हुई है, यानी 100 भी है। अच्छा जी, 5वें नंबर पे फखर जमान आते हैं पाकिस्तान के, उनके 16 इनिंग्स में 439 रन हैं, एवरेज 27 की, स्ट्राइक रेट 134 का, यानी टॉप 5 अगर लें तो 2 पाकिस्तानी हैं बैटर, 3 न्यूजीलैंड के हैं। और पाकिस्तानी जो बैटर हैं, एक बाबर आजम उनकी 131 का स्ट्राइक रेट है, एक फखर जमान 134 का स्ट्राइक रेट है। सो ये एक थोड़ा है। वैसे छठे नंबर के पर डरल मिचेल हैं, जिन्होंने 15 इनिंग्स में 371 रन किए हैं, एवरेज 30 की है, स्ट्राइक रेट 145 का है। सो ये है। अच्छा, हाईएस्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ हैं, वो चूंकि टीम का हिस्सा ही नहीं है तो फायदा नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने 25 इनिंग्स में 35 विकेट्स लिए हैं, एट टॉप हैं अगर इसमें पाकिस्तानी बॉलर्स में देखा है। वैसे एट टॉप एशसूदी हैं, जिन्होंने 31 मैचेस में 39 है, बट अगर एवरेज देखा जाए तो शाहीन का ज्यादा बेहतर है, मगर शाहीन नहीं है टीम का हिस्सा, उधर से एशसूदी भी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो टीम के खिलाफ, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। शाहीन की एवरेज 8.4 की है, एशसूदी की 8.03 की है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो बॉलर हैं वो जिमी नेशम है, हैरान कुन तौर पर। एक्चुअली में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में अच्छी बॉलिंग की हुई है। सो इन्होंने 16 इनिंग्स में 20 विकेट्स लिए हैं जिमी नेशम में। और सबसे डेंजर जो पाकिस्तान के शायद आपके जहन में बिना, वो डफी हैं, 9 मैचेस में 18 विकेट्स हैं, ऑलमोस्ट डबल विकेट मैच आप कह सकते हैं। इकोनॉमी 7.2 की, और 3 दफा 4 विकेट भी इन्होंने ली हुई हैं। तो डफी का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार है। शदाब खान ने 27 इनिंग्स में 18 विकेट्स हैं,
1 विकेट पर मैच भी नहीं है, इकोनॉमी 7.9 की है। सेंटनर ने 15 मैच में 14 विकेट्स लिए। वैसे सेंटनर बहुत तगड़े बॉलर है, मगर ये रिकॉर्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है उनका भी। सो ये है, नवाज के 8 मैचेस में 7 हैं, अबरार के 5 मैचेस में 7 हैं, इकोनॉमी 8.44 की है। सो ये है। अच्छा, पाकिस्तान के अब जो मेन स्पिनर खेलेंगे, उस्मान तारिक, उनके बारे में एक हैरानकुन बात बता दूं। उनको फिन एलन और चैपमैन, जेमिसन, शायद काइल जेमिसन ना खेले, मगर ये जो 2 बैटर हैं वो पीएसएल में इनके टीममेट थे। सो दे नो वेरी वेल हाउ टू प्ले उस्मान तारिक। ये खेले हुए हैं, वैसे तो सेफर्ड भी पीएसएल खेले हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा ये होगा, मगर चैपमैन और फिन एलन ये तो टीममेट थे उस्मान तारिक। ये एक एडवांटेज है उनको शायद, जो कि उस्मान तारिक को जाहिर है नेट प्रैक्टिस में खेलते ही होंगे, उनको अंदाजा हो कैसे खेलना, और बाकी टीममेट को भी वो बताएंगे। मगर ये कड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की सरहद पार करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये मैच जीत चाहते हैं ना, आप यकीन मानिए पाकिस्तान की परवाज़ बहुत ऊपर होगी, पर ये जीतना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। वैसे खुदा ना खासा हम हार जाए तो बाहर नहीं होंगे, बट मुझे डर क्यों लग रहा है हार का। अब उस पर आते हैं। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 जो हो रहा है बज़ाहिर, मुझे लगता है कि सेम वही होगा जो नमीबिया के खिलाफ खेला। मैक्सिमम एक चेंज होगी कि ख्वाजा नाफे को बिठाकर फ़खर जमान खेल सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर माना जाता है। मगर दूसरी तरफ फ़खर जमान का श्रीलंका के अंदर बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, खासकर रिसेंट पास में तो बिल्कुल भी नहीं है। टर्निंग ट्रैक के ऊपर, स्लो पिच के ऊपर वो फंसते हैं। अदरवाइज उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत शानदार रिकॉर्ड है। आपको याद होगा 400 रन न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में 2023 में इंडिया में किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। वो क्या शानदार बल्लेबाजी की थी। उसके अलावा न्यूजीलैंड के अंदर जाके भी शानदार बल्लेबाजी की है, पाकिस्तान के अंदर भी शानदार बल्लेबाजी की हुई है फ़खर जमान ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मगर फ़खर जमान का सिर्फ एक डीमेरिट पॉइंट है कि स्लो पिच पे थोड़ा फंसते हैं, उनका बल्ला अच्छा नहीं चल रहा, और अभी वो खेल भी नहीं रहे हैं। अभी तक एक मैच नहीं खेले हैं, ख्वाजा नाफे को डाला हुआ है। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद फ़खर जमान आ सकते हैं। अदरवाइज ये सवाल हुआ था वैसे कल माइक हसन से, उन्होंने बोला था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड के ऑप्शन है, नवाज है, फ़हीम है, और ऊपर से हमारे पास साइम भी है, तो लाजमी नहीं कि मिड ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर डालें। ऑलरेडी हमारे पास 2 लेफ्ट हैंडर है। सो बट अगर चेंज हुई तो यही, अदरवाइज सेम है। अब मतलब अबरार शायद नहीं खेलेंगे, जो कि बड़ा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब मुझे क्या लगता है पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है, ओवरऑल सबसे अच्छे रन गेटर इनमें बाबर आजम है। अब बाबर आजम को टॉप 3 में कहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बनता है T20 में, बट अगर नहीं कर सकते, असल में प्रॉब्लम ये है दोस्तों पाकिस्तान के लिए ना, हम बात तो करते हैं कि बाबर की जगह पे फिर फ़खर को खिला दें या फलां को खिला दें, सबकी ऐसी है। मतलब कि अगर बाबर के फ़खर खेलें, फ़खर भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, ऑल्दो आई लाइक हिम वेरी मच इन T20, बट बड़ी अच्छी फॉर्म में नहीं है। सो बाबर खेलें, फ़खर खेलें, शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर बाबर आजम जिस तरह खेलते हैं, लाइक 13, 14 या 15 बॉल खेल लेते हैं, अगर इतनी फ़खर खेलेंगे उनकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फ़खर जमान को भी ये रोल दिया जाए कि आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, थोड़ा सा एंकर रोल करना है, और जब आप सेट हो तो आप स्लॉग कर सकते हैं, तो स्लॉग करने वाली ऑप्शन फ़खर जमान के साथ आपको मिल सकती है, बाबर के साथ नहीं मिल सकती। सो मुझे जो लगता है, आप ऊपर साइम अयूब, साबजा फरहान, यही आपके ओपनर हैं, यही होने चाहिए। बहुत लोग साइम पे तनकीद करते हैं कि इनकी जगह फ़खर आना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं। साइम एक एज है। वन डाउन के ऊपर सलमान अली आगा है, क्योंकि मैंने साइम को ऊपर इसलिए रखा है, मैं नीचे एक चेंज करना चाह रहा हूँ। वन डाउन के लिए सलमान अली आगा है, चौथे नंबर में मेरा ख्याल है फिर फ़खर खेलने चाहिए। मेरे अगर ऊपर टॉप 3 में कहीं आते हैं तो बाबर आते हैं, वरना चौथे पे फ़खर आने चाहिए। फिर 5वें पे आपके पास उस्मान खान है, और मुझे लगता है कि छठे के ऊपर वैसे मेरी अपनी जो थी ना कि बाबर और फ़खर दोनों को रखूं, मेरी अपनी ज़ाती ख्याल ये था कि बाबर और फ़खर दोनों को रखूं। उसके लिए सिर्फ बाबर को वन डाउन पे आना था, तो जहाँ पे आपके पास फ़खर आ सकते हैं। सो ये आपके 6 कंप्लीट बैटर हैं, अदरवाइज आपकी टीम में सिर्फ 4 बैटर खेलते हैं, ये 6 बैटर हैं। 7वें नंबर के ऊपर आपके पास नवाज या शदाब, दोनों इकट्ठे नहीं, नवाज या शदाब मेरा ख्याल है। तो 7 में फर्ज किया नवाज आ गया, 8वें में आपके पास आ गया फ़हीम अशरफ। सो 8 तक बैटिंग आपकी बन गई है, वैसे भी बन गई है। अब मैंने शदाब को बाहर क्यों रखा, या नवाज जिसको भी बाहर रखना है, वो इसलिए रखा कि अबरार 9वें नंबर पे होंगे मेरे ख्याल में। अबरार, उस्मान तारिक, ये 2 के साथ आप जाएंगे तो सुपर 8 से अगले मरहले में पहुंचेंगे। अगर 2 के साथ आप नहीं जा रहे, आप सुपर 8 से अगले मरहले में नहीं पहुंच रहे, ये मैं आपको लिख के देने को भी तैयार हूँ। एक बॉलर स्पिनर के साथ आप नहीं पहुंचेंगे, आप फंसेंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। ये मुझे डर है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि अभी फिल वक्त टीम मैनेजमेंट दोनों को नहीं खिलाना चाह रही। माइक हसन ने कल बड़ी डिटेल से ये कहा था, डिटेल से उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 स्पिनर बनते हैं, तो हम एक बाहर बिठा के हम उनकी जगह पे बैट्समैन डालना चाहते हैं। सो मुझे लगता है एक बाहर बिठाने में हर्ज नहीं है, बट आप रेगुलर स्पिनर को बिठा रहे हो, वो हर्ज है। नवाज या शदाब, दोनों में से एक। अगरचे हसन कहते हैं कि नवाज की 2025 में सबसे ही वाज द वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर, ठीक है, आप उनको रखें, फिर आप शदाब को बिठा दें। साइम, शदाब, नवाज, आगा, चारों नहीं बनते हैं, इनमें से एक बाहर बैठता है।
खासकर उस मोड पे जब आप अबरार को बाहर बिठा रहे हैं। अबरार को बाहर बिठाने का कोई लॉजिक नहीं है, ये मेरी अपनी नाकिस राय है। मुझे लगता है अबरार उस्मान तारिक की जोड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए अगर आपको जीतना है, आगे जाना है। आपको बैटिंग 10 तक लेके जानी है, 9 तक लेके जानी है, वो आपका अपना प्रॉब्लम है, बट 8 तक बैटिंग रखें, अबरार और उस्मान तारिक दोनों की जोड़ी हो, और आगे फिर आपके पास सलमान मिर्जा या नसीम शाह जो भी खेलते हैं। तो ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान की मेरे ख्याल में ये बनती है, और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल पहुँच सकता है। अगर आपने उस्मान तारिक अबरार की जोड़ी तोड़नी है, उसकी जगह पे 9वां बैट्समैन भी डालना है। पता नहीं T20 में 9 बैट्समैन क्यों चाहिए, बट अगर आपको डालना है डाल के देख लीजिएगा, आपसे 9 बैट्समैन ले जाने तक भी आप चेज नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आप अपनी बॉलिंग भी वीक करेंगे। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल में तो यही बनता है, बाकी लेट्स सी। बाकी दुआ ये करें कि आज मैच हो जाए, क्योंकि बारिश की बड़ी प्रेडिक्शन है, बारिश की वजह से मैच में डिस्टर्बिंग ना हो। 20 बजे का मैच हो, बीच में किसी की लॉटरी नहीं निकलनी चाहिए। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, बट आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।